आपका स्वागत है हमारे चैनल कॉन्सेप्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, मैं निशु और आपके साथ आज लेकर आए हैं हम पढ़ने के लिए दृष्टि। ये दृष्टि वार्षिकी का घटना चक्र है। एक वर्ष का पूरा इसमें दिया हुआ है, कब से कब तक का है। तो 1 मई 2022 से लेके 15 अप्रैल 2023 तक का इसमें डेटा है। और आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा यूपी स्पेशल। आज यूपी पढ़ेंगे हम। तो ये देख लीजिए, यूपी का मैप है। आपको मैप तैयार होना चाहिए कि नेपाल से कितने जिलों की सीमा साझा करती है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, ये सब एक बार आप जरूर देख लीजिएगा। आइए देखते हैं अपने फर्स्ट टॉपिक को। पहला टॉपिक है हमारा राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023। तो राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन कब हुआ? 2023 में हुआ। देखते हैं, 10 अप्रैल 2023 को 2 दिवसीय राष्ट्रीय जलवायु सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये आपका लखनऊ में आयोजन किया गया था। सेकेंड टॉपिक है हमारा स्कूल चलो अभियान 2023। तो स्कूल चलो अभियान के बारे में देखते हैं। 1 अप्रैल 2023 को मुख्यमंत्री ने स्कूल चलो अभियान 2023 तथा विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ किया। तो स्कूल चलो अभियान और विशेष रोग संचारी नियंत्रण अभियान का शुभारंभ कब किया है? 1 अप्रैल 2023 को किया गया है। इसके साथ ही एनसीईआरटी द्वारा विकसित स्कूल रेडीनेस कैलेंडर तथा शिक्षक मैनुअल का भी विमोचन किया गया है। मुख्यमंत्री ने मिशन शक्ति के अंतर्गत बालिकाओं को आत्मरक्षा के गुण सिखाने हेतु रानी लक्ष्मीबाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया तथा आत्म प्रशिक्षण मॉड्यूल का विमोचन भी किया है। तो इस तरह से याद रखिएगा, स्कूल चलो अभियान 2023 कब शुरू किया गया है? तो 1 अप्रैल 2023 को। प्रदेश में जो है यूपी में स्कूल चलो अभियान का शुभारंभ 1 जुलाई 2017 को किया गया था। स्कूल चलो अभियान का प्रारंभ कब किया गया था? तो 1 जुलाई 2017 को। इसका उद्देश्य क्या था? उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन संचालित कक्षा 1 से लेकर 8 तक के विद्यालयों में छात्र छात्राओं यानी लड़कों और लड़कियों के आधिकारिक नामांकन को प्रोत्साहित करना कि अधिक से अधिक लोग एडमिशन ले स्कूल में। अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप, अगला टॉपिक हमारा क्या है? तो अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 मार्च 2023 में 17वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक्स क्लस्टर चैंपियनशिप 2022-23 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आपका लखनऊ में किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कौन सी है? 71वीं है। चैंपियनशिप में विभिन्न राज्यों और यूटी तथा केंद्रीय पुलिस बलों की 32 टीमों ने भाग लिया और 32 टीमों से कितने लोग चुने गए? तो 1300 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया था। अगला टॉपिक है हमारा रेशम कृषि मेला 2023। तो हम क्या पढ़ेंगे? रेशम कृषि मेला 2023 को पढ़ते हैं। 30 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री द्वारा गोरखपुर में इस मेले का शुभारंभ किया गया। तो कहाँ शुरू किया गया था कृषि में, मतलब रेशम कृषि मेला? तो आपका गोरखपुर में शुरू किया गया है। इम्पॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 11.38 करोड़ रुपए की लागत से 18 चाकी कीट पालन भवनों, 36 सामुदायिक भवनों और 9 धागाकरण मशीन सेट का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। गोरखपुर मंडल में 60 टन रेशम उत्पादन होता है, जिसे अब बढ़ाकर कितना करना है? इनका लक्ष्य कितना है? तो 600 टन का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में 3 प्रकार के रेशम का उत्पादन किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है? तो सहतूती रेशम आपका गोरखपुर में उत्पादन होता है, एरी रेशम आपका कानपुर में उत्पादन होता है और टसर रेशम आपका सोनभद्र में उत्पादन होता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि 3 प्रकार के रेशम के उत्पादन यूपी में ही आपका होता है। अगला टॉपिक है हमारा वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023। 24 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में वन वर्ल्ड टीबी समिट 2023 का उद्घाटन किया। तो किसने किया? मोदी जी ने। कहाँ से किया? बनारस से किया है। यह आयोजन विश्व क्षय रोग दिवस जैसे वर्ल्ड टीबी डे के अवसर पर किया गया है। विश्व क्षय रोग दिवस 2023 की थीम क्या है? इम्पोर्टेंट है, थीम देख लीजिए। हम क्षय रोग समाप्त कर सकते हैं। यस वी कैन एंड टीबी। तो इम्पॉर्टेंट है, तैयार रखिएगा कि टीबी का थीम क्या है आपका? हम क्षय रोग को समाप्त कर सकते हैं।
इस समिट का आयोजन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा किया गया है। तो दो इसमें है, एक आपका मंत्रालय है, दूसरा आपका स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा इसका संचालन किया गया था। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ किया है। तो टीबी मुक्त पंचायत पहल का भी शुभारंभ इसी के तहत किया गया था, टीबी दिवस पे ही किया गया था। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में राष्ट्रीय रोग नियंत्रण और उच्च नियंत्रण प्रयोगशाला केंद्र की आधारशिला रखी एवं मेट्रोपॉलिटन पब्लिक हेल्थ सर्विलांस यूनिट हेतु जो है साइट का उद्घाटन भी किया है। अगला टॉपिक है हमारा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। कौन सा टॉपिक है हमारा? तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 कहाँ आयोजित होंगे, देखते हैं। 10 मार्च 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन उत्तर प्रदेश में कराए जाने हेतु विभिन्न कमेटियों का गठन से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम कहाँ होने के लिए प्रस्तावित की जा रही है? तो ये आपका यूपी में। उत्तर प्रदेश में पहली बार यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया जाएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि पहली बार आपका यूपी में जो है यूनिवर्सिटी गेम का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन जो है प्रदेश के आपके यूपी के 4 जिलों में होंगे। पहला है आपका लखनऊ, दूसरा है आपका बनारस, तीसरा है आपका गोरखपुर, चौथा है आपका गौतम बुद्ध नगर, ग्रेटर नोएडा। तो ये चारों ही आप याद रखिएगा, लखनऊ जिला, बनारस, गोरखपुर और गौतम बुद्ध नगर। अगला टॉपिक है हमारा एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री। पेंट फैक्ट्री कौन है, देखते हैं। एशिया की जो सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट फैक्ट्री कौन है? 5 मार्च 2023 को मुख्यमंत्री ने आभासी माध्यम से हरदोई के संडीला में एशिया की सबसे बड़ी, तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, लखनऊ के पास हरदोई है, वहाँ पे हरदोई के एक गाँव है संडीला, वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी मल्टी प्रोडक्ट पेंट्स फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है। कब किया गया? तो 5 मार्च 2023 को। किसने किया? योगी जी ने किया है। यह पेंट फैक्ट्री बर्जर समूह की है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश खेल नीति। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है? उत्तर प्रदेश की खेल नीति है 2023। मार्च 2023 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश खेल नीति 2023 को मंजूरी प्रदान की गई है। इस नीति से जुड़ी रणनीतियों एवं पहलुओं को प्रभावी कार्यान्वयन हेतु एक राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना की जाएगी। तो इसमें क्या होगा? एक जो है राज्य खेल प्राधिकरण की स्थापना भी की जाएगी इस खेल नीति के तहत। नीति के अंतर्गत खिलाड़ियों के 3 श्रेणियों में, खिलाड़ियों को जो है 3 श्रेणियों में बांटा गया। कौन कौन से? ग्रास रूट के स्तर के खिलाड़ी, विकासात्मक स्तर के खिलाड़ी, उच्च स्तर के खिलाड़ी के रूप में वर्गीकृत इन्हें किया गया। 3 खिलाड़ियों को जो है 3 भागों में बांटा किया गया है। कौन कौन सा आपका? ग्रास रूट, विकासात्मक, उच्च स्तर के खिलाड़ी। आयुष्मान योजना के तहत इम्पोर्टेंट है, आयुष्मान योजना के तहत जो है प्रदेश में खेल योजनाओं के सभी एथलीट, कोच, खेल विज्ञान कर्मचारी, उनके परिवारों को इस नीति के तहत 5 लाख रुपए का कैशलेस मतलब स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। राज्य सरकार 10 करोड़ रुपए के प्रारंभिक कोष के साथ राज्य में खेलों के लिए उत्तर प्रदेश खेल विकास कोष बनाया जाएगा। इस खेल नीति में ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। तो इस खेल नीति में किसे शामिल किया गया है? इम्पोर्टेंट है, ई स्पोर्ट्स को भी शामिल किया गया है। अगला टॉपिक है हमारा पर ड्रॉप मोर क्रॉप। पर ड्रॉप और मोर क्रॉप माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका, सिंचाई के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा जो है पर ड्रॉप मोर क्रॉप जो है माइक्रो इरिगेशन कार्यक्रम के अंतर्गत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई को प्रोत्साहन हेतु 5 वर्षों हेतु कौन कौन से है, ये कब तक है? तो 2022-23 से लेकर 2026-27 तक का इसमें रखा गया। 5 वर्ष की अवधि है ये आपका, 2022-23 से 2026-27 तक रखा गया है। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिए। कि अतिरिक्त राज्य सहायता
टॉप टू बॉटम दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव की मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका। पर ड्रॉप मोर क्रॉप किससे संबंधित है? तो सिंचाई से संबंधित है, जो बूंद बूंद करके सिंचाई की जाएगी। और ये 5 वर्षों का टोटल आपका कार्यक्रम है, याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा कालिंजर महोत्सव। कालिंजर महोत्सव 2023। 17 फरवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी जी ने बांदा जिले में कालिंजर महोत्सव 2023 का शुभारंभ किया है। तो कौन किया है? योगी जी ने कब किया है? तो ये आपका 17 फरवरी को किया है। और कहाँ पे किया? तो बांदा जिले में किया था कालिंजर महोत्सव का शुभारंभ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कालिंजर महोत्सव 2023 को राजकीय महोत्सव के रूप में मान्यता प्रदान करने की घोषणा की है कि कालिंजर को राजकीय मान्यता दी जाएगी। इमलिया कोडरगांव, अगला टॉपिक है हमारा इमलिया कोडरगांव। देखते हैं, उत्तर प्रदेश के बलरामपुर जिले के थारू आबादी वाले गांव में जो है, थारू आबादी वाले गांव में राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय, इम्पोर्टेंट है कि राज्य का पहला आदिवासी संग्रहालय कहाँ खोला जा रहा है? तो ये आपका बलरामपुर में खोला जा रहा है। कौन सी जनजाति से संबंधित है? तो यह आपकी थारू जनजाति से संबंधित है। थारू जनजाति की जीवंत और विविध संस्कृति और जीवन शैली पर यह केंद्रीय संग्रहालय 5.5 एकड़ में विस्तारित है। अगला टॉपिक है हमारा VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर। तो देखते हैं इसके बारे में। 4 फरवरी 2023 को योगी जी ने लखनऊ में VFS ग्लोबल वीजा एप्लीकेशन सेंटर का उद्घाटन किया है। इस सेंटर में 10 देशों के लिए वीजा आवेदन से जुड़ी प्रक्रिया को पूरा करने की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस सेंटर या केंद्र द्वारा प्रारंभ में ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक तो ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, चेक गणराज्य, स्विट्जरलैंड, क्रोएशिया, हंगरी, पुर्तगाल, जर्मनी, इटली तथा सऊदी अरब की यात्रा करने से संबंधित सेवाएं इसमें प्रदान की जाएंगी। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2023 के बारे में देखते हैं। 2 फरवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 को प्रख्यापित किया है। यह नीति अधिसूचित होने की तिथि से आगामी 5 वर्ष या नई नीति आने तक संपूर्ण देश में प्रभावी रहेगी। आपकी कौन सी नीति? आपकी उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति। इस नीति का उद्देश्य क्या है? कृषि उपज के प्रसंस्करण में बढ़ोतरी करना और अन्य राज्यों और देशों में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के निर्यात को प्रोत्साहित करना है। इस नीति का उद्देश्य है। नीति के तहत जो है आपका खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना के संबंध में संयंत्र, मशीनरी, तकनीकी, सिविल कार्य पर किए गए व्यय का 35% जो है पूंजीगत अनुदान, अधिकतम सीमा कितनी है इसकी? 5 करोड़ रुपए दिया जाएगा। तो अगर आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम दर्ज सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड रह गया है। तो देखते हैं, मुख्यमंत्री जी अब तक के सबसे अधिक टाइम तक सीएम रह चुके हैं, यही इसमें कहा गया है। फरवरी 2023 में योगी आदित्यनाथ के नाम पर उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। तो इम्पोर्टेंट है, योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री जो लगातार 5 वर्ष 347 दिन तक इस पद पर आसीन हैं। योगी जी से पूर्व कांग्रेस शासन के संपूर्णानंद जो 5 वर्ष 345 दिन तक लगातार मुख्यमंत्री रहे थे। तो योगी से पहले कौन था? आपका संपूर्णानंद जो थे आपके, ये थे, इनके नाम रिकॉर्ड हासिल था। अगला टॉपिक है हमारा श्रेयस हरीश के बारे में जानते हैं। 10 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी जी ने लखनऊ में आयोजित उत्तर प्रदेश वैश्विक निवेश सम्मेलन 2023 के दौरान सबसे युवा मोटर बाइक रेसर श्रेयस हरीश को सम्मानित किया है। तो ये क्या है? श्रेयस हरीश सबसे युवा मोटर बाइक रेसर हैं। बंगलुरु निवासी, ये कहाँ के निवासी हैं? तो बंगलुरु के हैं। हरीश विश्व रेस में क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय हैं और ये विश्व रेस में भी क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं।
कौन? श्रेयस हरीश बन गए हैं। इनको मोदी जी ने लखनऊ में सम्मानित भी किया है। आगे देखते हैं। अगला टॉपिक है हमारा क्लासी न्यू को AK 203 असॉल्ट राइफल। जनवरी 2023 में अमेठी स्थित कोरबा आयुध फैक्ट्री में क्लासी को AK 203 असॉल्ट राइफलों का उत्पादन प्रारंभ हुआ है। तो कहाँ पे प्रारंभ हुआ है असॉल्ट राइफल का? अमेठी में। ये कब स्टार्ट हुआ है? तो जनवरी 2023 में। और कहाँ पे, कौन सी कंपनी है आपका? तो कोरबा आयुध फैक्ट्री है। भारत रूस जो है संयुक्त उपक्रम के तहत इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड कंपनी द्वारा इसका उत्पादन किया जा रहा है। तो रसिया के सहयोग से इसका उत्पादन किया जा रहा है। अमेठी के मूसीगंज में असॉल्ट राइफल की यूनिट का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने 3 मार्च 2019 को किया था। अगला टॉपिक है हमारा गणतंत्र दिवस 2023 में उत्तर प्रदेश की झांकी। तो जो गणतंत्र दिवस में उत्तर प्रदेश की झांकी शामिल हुई थी उसके बारे में बात करते हैं। तो 30 जनवरी 2023 को रक्षा मंत्रालय द्वारा गणतंत्र दिवस 2023 की सर्वश्रेष्ठ झांकी एवं सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़ियों के परिणाम घोषित किए गए हैं। इस परिणाम में उत्तर प्रदेश की अयोध्या दीपोत्सव विषय पर आधारित झांकी को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो गणतंत्र दिवस में जो है उत्तर प्रदेश की झांकी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। ये कौन सी झांकी थी? तो अयोध्या का दीप उत्सव था। गणतंत्र दिवस परेड 2022 में उत्तर प्रदेश की एक जिला एक उत्पाद और काशी विश्वनाथ धाम विषय पर आधारित झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ था। तो 2022 में जब गणतंत्र दिवस हुआ था तो वहाँ पे उत्तर प्रदेश की एक जिला मतलब 1 प्रोडक्ट 1 डिस्ट्रिक्ट प्लस आपका काशी विश्वनाथ धाम आधारित जो झांकी निकाली गई थी उसे पहला स्थान मिला था। तो ये भी याद रखिएगा। अगला टॉपिक है हमारा राष्ट्रमंडल खेल 2022 के पदक विजेता एवं प्रतिभागी तथा 36वें राष्ट्रीय खेल में प्रदेश के पदक विजेता खिलाड़ी सम्मानित हुए हैं। देखते हैं यहाँ पे। तो 26 जनवरी 2023 को राज्यपाल कौन है आप? यूपी के राज्यपाल तो आनंदीबेन पटेल हैं। और योगी जी ने उत्तर प्रदेश दिवस कार्यक्रम की श्रृंखला के क्रम में राष्ट्रमंडल खेल 2022 में राज्य के पदक विजेता एवं प्रतिभागी 14 खिलाड़ियों को कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए की पुरस्कार राशि एवं स्मृति चिन्ह प्रदान किया गया है। तो कितना राशि इसमें प्रदान की गई है? कुल 5 करोड़ 30 लाख रुपए। कितने खिलाड़ी थे आपके? तो 14 खिलाड़ी थे। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में प्रदेश की जो है यूपी के प्रियंका गोस्वामी एथलेटिक्स में, मेघना सिंह क्रिकेट में, दीप्ति शर्मा क्रिकेट, ललित कुमार उपाध्याय हॉकी से संबंधित है, ने रजत पदक जीता था। तो इन सब ने क्या किया? रजत पदक जीता। अन्नू रानी जो एथलेटिक्स है, दिव्या काकरान कुश्ती, विजय यादव जूडो और वंदना कटारिया जो है आपकी हॉकी की, इन लोगों ने कांस्य पदक जीता। इस अवसर पर 36वें राष्ट्रीय खेल यूपी के पदक विजेता 66 खिलाड़ियों को कुल 2,58,50,000 रुपए की पुरस्कार राशि प्रदान की गई है। गुजरात में आयोजित 36वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश के खिलाड़ियों ने 18 खेलों में कुल 56 पदक, जिसमें 20 स्वर्ण, 18 रजत और 18 कांस्य जीते हैं। तो इम्पॉर्टेंट है कि गुजरात में जो आपका 36वां राष्ट्रीय खेल आयोजित हुआ उसमें यूपी के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया, प्लस 18 खेलों में इन्होंने भाग लिया और कुल पदक कितना जीता? तो 56 पदक, जिसमें आपका 20 स्वर्ण है, 18 रजत और 18 कांस्य है। 36वें राष्ट्रीय खेल में आपका उत्तर प्रदेश पदक तालिका में 8वें स्थान पर रहा। राष्ट्रमंडल खेल एवं विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक विजेता को 1.5 करोड़, रजत पदक विजेता को जो है 75 लाख एंड कांस्य पदक विजेता को जो है 50 लाख की पुरस्कार राशि प्रदान की गई राज्य सरकार द्वारा। अगला टॉपिक है हमारा पद्म पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश। तो हम देखते हैं कि पद्म विभूषण किसे मिला है। पद्म विभूषण आपके मुलायम सिंह यादव जी, मरने के बाद इनको दिया गया। किस लिए दिया गया? तो सार्वजनिक मामले के लिए दिया गया। इम्पॉर्टेंट है। मुलायम सिंह यादव जी आपके मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हें कौन सा पद्म पुरस्कार मिला है? इन्हें जो है पद्म विभूषण मिला है। आगे देखते हैं।
पद्मश्री किसको मिला है? तो राधाचरण गुप्ता को मिला। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि पद्मश्री किसको किसको मिला है। तो राधाचरण गुप्ता, जो किससे संबंधित? साहित्य और शिक्षा से। दिलशाद हुसैन को जो है कला के लिए दिया गया है। अरविंद कुमार को जो है विज्ञान एवं इंजीनियरिंग के लिए। उमा शंकर पांडे को सामाजिक कार्य के लिए। मनोरंजन साहू को जो है चिकित्सा के लिए। ऋत्विक सान्याल को कला के लिए। विश्वनाथ प्रसाद तिवारी को साहित्य एवं शिक्षा के लिए जो है पद्मश्री दिया गया है। तो ये सभी आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। इन सभी को जो है पद्मश्री दिया गया है। सिर्फ एक व्यक्ति है जिनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है, वो कौन है? आपके मुलायम सिंह। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स या कद्दन पुनरुद्धार कार्यक्रम। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 28 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने प्रदेश में जो है मिलेट्स किसे कहते हैं? जो मोटे अनाज होते हैं उन्हें मिलेट्स कहते हैं, जिसमें आपका आएगा ज्वार, बाजरा, कोदो, सावा, रागी या मडुआ आदि की खेती के प्रसंस्करण एवं उपयोग को बढ़ावा देने हेतु राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश मिलेट्स पुनरुद्धार कार्यक्रम के संचालन के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका कि उत्तर प्रदेश जो है मोटे अनाज के उत्पादन के लिए कार्यक्रम चला रहा है। देखते हैं। नवीन योजना को 1 जनवरी 2023 से वर्ष 2027 तक संचालित किया जाएगा। तो मिलेट्स कार्यक्रम कब से कब तक संचालित किया जाए? 2023 से लेकर 2027 तक संचालित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु 5 वर्षों की अवधि में अनुमानित आंकलित व्यय लगभग कितना है? इसमें व्यय कितना किया गया है? तो 186 करोड़ रुपए व्यय किया गया है। यह कार्यक्रम प्रदेश के सभी 75 जिलों में क्रियान्वित किया जाएगा। तो आपका 2023 का जो वर्ष है वो मिलेट्स आपका मोटे अनाज का दिवस है। आइए देखते हैं। अगला हमारा टॉपिक है लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 के बारे में। 24 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जिससे आपको भी याद रहे। समारोह के अवसर पर उत्तर प्रदेश की राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी जी ने लक्ष्मण पुरस्कार या रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 2020-21 और 21-22 को पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए हैं। 20-21 और 21-22 में कुल कितने खिलाड़ियों को मिले हैं? तो 12 खिलाड़ियों को लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। टोटल 12 खिलाड़ियों को जो है इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार 20-21 में किसे सम्मानित किया गया है? तो नेहा कश्यप विशु और ज्योति शुक्ला हैंडबॉल से संबंधित है। नेहा कश्यप किससे संबंधित है? तो वुशु से संबंधित है। और लक्ष्मण पुरस्कार जो है 20-21 में किसे दिया गया? तो राहुल सिंह जो हॉकी से संबंधित है, मोहित यादव कुश्ती से, जनार्दन सिंह यादव कुश्ती और वेटन वर्ग से संबंधित है। रानी लक्ष्मीबाई 2021-22 के बारे में देखते हैं। तो तरुणा शर्मा को जो है जूडो के लिए और मनीषा भाटी को वुशु के लिए दिया गया है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। और लक्ष्मण पुरस्कार 21-22 के देखते हैं। तो मोहम्मद आरिफ हॉकी के लिए, राधे श्याम एथलेटिक्स के लिए और सुहास एल बाई जो है बैडमिंटन के लिए जो दिव्यांग है, और दीपेन सिंह जो है निशानेबाजी संबंधित है, ये भी दिव्यांग है। और विवेक चिकारा आपके पैरा तीरंदाजी हैं। तो इन सभी को जो है लक्ष्मण पुरस्कार प्रदान किया गया 21-22 के लिए है ये। अगला टॉपिक है हमारा रन फॉर G20 वाकाथॉन। तो इसके बारे में देखते हैं। 21 जनवरी 2023 को उत्तर प्रदेश के 4 शहरों, कौन है वो 4 शहर? पहला है आपका लखनऊ, दूसरा है आगरा, तीसरा है आपका नोएडा, चौथा है आपका वाराणसी में रन फॉर G20 वाकाथन का आयोजन किया गया है। तो इन चारों जिलों में आपका रन फॉर G20 वाकाथन का आयोजन किया गया। G20 सम्मेलन से जुड़ी 11 बैठकें उत्तर प्रदेश में आयोजित की जाएंगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका G20 से संबंधित इन जिलों में आपका G20 सम्मेलन होगा। पहला आपका लखनऊ याद कर लीजिए, दूसरा आगरा, तीसरा आपका नोएडा, चौथा है बनारस। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इन बैठकों का आयोजन लखनऊ, वाराणसी, आगरा और गौतम बुद्ध नगर में किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है? आरोहिणी पहल।
जनवरी 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के सभी 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए आरोहिणी पहल प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो यह जो है बालिकाओं के लिए शुरू किया गया। कितने कॉलेज होंगे राज्य में? तो सभी जो है 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में लड़कियों की सुरक्षा के लिए ये पहल शुरू की गई है यूपी सरकार द्वारा। उद्देश्य क्या है इसका? तो लड़कियों को अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाने में सक्षम बनाना है। आरोहिणी कार्यक्रम 3 चरणों में लागू होगा। पहले चरण में क्या होगा? तो शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात प्रत्येक कस्तूरबा गांधी स्कूल के 2 शिक्षक छात्राओं को शिक्षित करेंगे। पहले शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर शिक्षक जो होंगे वो 2 अन्य छात्राओं को जो है शिक्षित करेंगे। तीसरे चरण में क्या होगा? तो सामुदायिक स्तर पर अभियान संचालित किया जाएगा। समुदाय के स्तर पर फिर अभियान चलाया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा 6ठा उत्तर प्रदेश दिवस समारोह। तो देखते हैं 24 जनवरी को जो है आपका यूपी दिवस मनाया जाता है। 24 जनवरी 2023 को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और योगी जी ने उत्तर प्रदेश राज्य के 74वें स्थापना दिवस पर, कौन सा स्थापना दिवस था? तो 74 नंबर का था, दिवस पर 6ठे उत्तर प्रदेश दिवस समारोह का लखनऊ में शुभारंभ किया। कहाँ पे किया था? तो लखनऊ में किया था। इम्पॉर्टेंट है, मोस्टली काम आपके लखनऊ में ही हो रहे हैं। अगर आपको तुक्का मारना हो तो थोड़ा सा रिस्क ले सकते हैं। उत्तर प्रदेश 2023 का मुख्य विषय क्या है? निवेश और रोजगार। तो इम्पॉर्टेंट है ये आपके लिए कि उत्तर प्रदेश का मुख्य विषय क्या है। तो इसमें है निवेश को बढ़ावा देना और रोजगार को देना, जिससे लोग बेरोजगार ना रहें। पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस का आयोजन जो है 2018 में किया गया था। तो पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया गया था? 2018 में मनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को तत्कालीन यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदलकर उत्तर प्रदेश किया गया था। तो पहली बार जो इसका नाम उत्तर प्रदेश कब पड़ा था? 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? उत्तर प्रदेश कर दिया गया था। अगला टॉपिक है हमारा सांसद खेल महाकुंभ। तो देखते हैं सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के बारे में। 18 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सांसद खेल महाकुंभ 2022-23 के दूसरे चरण का उद्घाटन किया। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन बस्ती जिले के सांसद द्वारा वर्ष 2021 में किया गया था। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपके, बस्ती जिले के सांसद जो थे उन्होंने 2021 में इसका आयोजन किया था। सांसद खेल महाकुंभ का समापन जो है 28 जनवरी 2023 को हुआ। इसका पहला चरण 10 से 16 दिसंबर 2022 तक आयोजित हुआ था। अगला टॉपिक है हमारा डिजिटल इंडिया अवार्ड्स 2022 प्लेटिनम। इसके बारे में पढ़ेंगे। तो 7 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री योगी जी ने भूतत्व एवं खनिज कर्म विभाग की सचिव डॉक्टर रोशन जैकब ने डिजिटल इंडिया अवार्ड्स के तहत प्रदेश के माइन मित्रा पोर्टल को प्रदान किया गया प्लेटिनम अवार्ड्स। तो जो आपका यूपी का माइन मित्रा पोर्टल है उसे कौन सा अवार्ड दिया गया है? तो प्लेटिनम अवार्ड दिया गया है या डिजिटल इंडिया अवार्ड्स दिया गया है। आइए देखते हैं। तो माइन मित्रा पोर्टल को डिजिटल इनिशिएटिव फॉर ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंतर्गत प्लेटिनम अवार्ड प्रदान किया गया है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जिला जेल बुलंदशहर। जिला जेल बुलंदशहर के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो उत्तर प्रदेश में स्थित है ये आपका बुलंदशहर स्थित। उत्तर प्रदेश में स्थित इस जेल को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, जिसे हम क्या कहते हैं, फसाई कहते हैं, के द्वारा जो है कैदियों को दिए जाने वाला जो भोजन है उसकी गुणवत्ता के लिए इन्हें जो है ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई है। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है कि ईट राइट कैंपस टैग के साथ 5 स्टार भी इन्हें दिया गया है दिसंबर 2022 में। किसके द्वारा? तो फसाई के द्वारा दिया गया है। यह
यह सम्मान पाने वाली उत्तर प्रदेश की दूसरी जेल है। तो पहली कौन से है? सितंबर 2022 में फर्रुखाबाद जिले में स्थित फतेहगढ़ सेंट्रल जेल को जो है 5 स्टार रेटिंग प्रदान की गई थी। तो पहली आपकी फतेहगढ़ है, दूसरी आपकी जो है बुलंदशहर को मिला है। छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाज चैंपियनशिप 2022 के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है? छठी जो है आपका एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप। तो 19 से 26 दिसंबर 2022 के मध्य तात्या टोपे स्टेडियम भोपाल में इसका आयोजन किया गया है। किसका आयोजन किया गया? छठी एलीट महिला राष्ट्रीय मुक्केबाजी चैंपियनशिप का। कहाँ पे? भोपाल में। उत्तर प्रदेश ने पदक तालिका में कुल 3 पदक कांस्य 3 पदक हैं आपके, तीनों ही आपके कांस्य पदक हैं, को प्राप्त करते हुए 9वां स्थान हासिल किया है। तो तीनों ही जो है आपके कांस्य पदक प्राप्त हुए हैं यूपी को, और 9वां स्थान प्राप्त हुआ है। अगला टॉपिक हमारा है क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र। कौन सा है? तो क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र के बारे में देखते हैं। भारत सरकार ने प्रयागराज, पटियाला, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर में क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किए हैं। तो क्षेत्रीय का सांस्कृतिक केंद्र एक यूपी में एकमात्र कौन सा है आपका? प्रयागराज में स्थापित हुआ है। बाकी और भी इंडिया के और भी देश जगहों पे स्थापित हुए, जैसे पटियाला आपका, नागपुर, उदयपुर, कोलकाता, दीमापुर, तंजावुर। अगला टॉपिक है हमारा सानिया मिर्जा के बारे में है, देखते हैं। ये वो सानिया मिर्जा नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं टेनिस जो खेलती हैं, वो नहीं है। भारतीय वायुसेना फाइटर पायलट बनने हेतु चुनी जाने वाली देश की पहली मुस्लिम महिला हैं ये। तो फाइटर पायलट चुनी जाने वाली ये पहली मुस्लिम महिला बनी। कौन? सानिया मिर्जा। ये मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली है। तो कहाँ की रहने वाली है? मिर्ज़ापुर ज़िले की रहने वाली है। किस में शामिल होगी? भारतीय वायुसेना में। अगला टॉपिक देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण हेतु आयोग के बारे में जो भी बातें हुई हैं देखते हैं कि ओबीसी जो आरक्षण है उसके बारे में क्या कहा गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने 5 सदस्यीय आयोग का गठन किया था। कब किया था? 28 दिसंबर 2022 को गठन किया था। सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति राम अवतार सिंह इस आयोग के अध्यक्ष थे। जो समिति गठित की गई थी 5 सदस्यीय, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो राम अवतार सिंह, जो सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे। आयोग के अन्य जो सदस्य हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चोप सिंह वर्मा है जो पूर्व आईएएस रह चुके हैं, महेंद्र वर्मा जो पूर्व आईएएस है, संतोष कुमार विश्वकर्मा पूर्व अपर विधि परामर्शी थे, और विजय कुमार सोनी पूर्व अपर परामर्शी अपर जिला जज थे। आयोग का कार्यकाल कितना है? तो 6 माह का आयोग का कार्यकाल था। जो समिति गठित की गई थी उसका कार्यकाल कितना था? 6 माह का था। अगला टॉपिक है हमारा ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली। अब इम्पॉर्टेंट है ये भी आपका कि ई-सुश्रुत अस्पताल प्रबंधन सूचना प्रणाली के बारे में देखते हैं। तो 26 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री विजय पाठक और चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री मेंकेश्वर शरण सिंह द्वारा इसका शुभारंभ किया गया है। यह पहल राज्य चिकित्सा विभाग द्वारा सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDAC के सहयोग से शुरू की गई है। तो जो राज्य द्वारा कौन कौन से आपके शामिल हैं? तो आपका CDAC इसमें शामिल है। कौन सा और विभाग है यूपी का? तो चिकित्सा विभाग है, चिकित्सा शिक्षा विभाग प्लस आपका CDAC के सहयोग से ये आपका शुरू की गई है। इसके माध्यम से रोगी का पंजीकरण, प्रवेश, डिस्चार्ज, एम्बुलेंस, भोजन, दवाएं, विवरण और डॉक्टरों की उपलब्धता जैसी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध रहेंगी। मतलब आपको ऑनलाइन प्रोवाइड करा दी जाएंगी कि कौन सा डॉक्टर देखाएगा, कब इनको डिस्चार्ज करना है, किस एम्बुलेंस से आई हैं, और पंजीकरण भी इनका रहेगा। प्रवेश कब की, खाना खाई या नहीं खाई, दवाई मिली या नहीं मिली, ये सारी चीज़ें उसमें जानकारी रहेगी आपकी। भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। अगला टॉपिक हमारा क्या है? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति।
भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति का 63वां सत्र 18 से 19 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश राज्य अभिलेखागार लखनऊ में आयोजित किया गया है। कहाँ आयोजित किया गया है? लखनऊ में आयोजित किया गया था। तो देखते हैं, भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति की स्थापना 1919 में अभिलेखों के प्रबंधन और ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए उनके उपयोग से जुड़े मुद्दों पर भारत सरकार को सलाह देने के लिए की गई थी। ये जबकि आपकी ये समिति क्यों गठित की गई थी? क्योंकि अभिलेखों का प्रबंधन कैसे हो, अनुसंधान और कैसे किया जाए, और जो इससे मुद्दे आएंगे उसको हम कैसे भारत सरकार को सलाह दे पाएंगे और ये किस तरह से इसका रख रखाव किया जाए, इसके बारे में जो सलाह देनी होगी तो ये समिति करती है। कौन सी? भारतीय ऐतिहासिक अभिलेख समिति। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 तो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति के बारे में देखते हैं। दिसंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की है। इस नीति की प्रभावी अवधि कितनी है? तो 5 वर्ष है। इस नीति की अधिसूचना जारी होने पर उत्तर प्रदेश वेयर हाउसिंग और एंड लॉजिस्टिक नीति 2018 आपकी निरसित हो गई। अब किसको मंजूरी मिल गई? 2022 को मिल गई है। वर्ष 2022 की नीति का उद्देश्य क्या है? सुदृढ़ परिवहन अवस्थापना नेटवर्क का सृजन करना, विद्यमान वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचा का उन्नयन एवं सुधार करना, लॉजिस्टिक सुविधाओं की स्थापना में निजी निवेश को आकर्षित करना, मेन है आपका निजी निवेश को आकर्षित करना, तथा स्मार्ट लॉजिस्टिक कार्यक्रम प्रणालियों की स्थापना करना भी इसका उद्देश्य है। इसीलिए आपकी लॉजिस्टिक नीति 2022 लाई गई है। एक जिला एक खेल। अब यूपी क्या चला रहा है? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 गेम। तो दिसंबर 2022 में आपका उत्तर प्रदेश में खेल को बढ़ावा देने हेतु एक जिला एक खेल योजना शुरू की गई है। ODOS योजना में शामिल करने हेतु 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। तो इसमें जो है 10 जिलों के खेलों में बदलाव किया गया है। देखते हैं कौन कौन से हैं। मथुरा में जो है परिवर्तित खेल क्या है? तो जूडो के स्थान पर अब कुश्ती लाई गई है कि मथुरा में अब कुश्ती की जाएगी। बलिया से जो संबंधित है, बलिया, अंबेडकर नगर, कानपुर देहात और फतेहपुर में जो है आपका बैडमिंटन के स्थान पर अब एथलेटिक्स का होगा परिवर्तित खेल। और श्रावस्ती जो है आपका, श्रावस्ती में बैडमिंटन के स्थान पर अब क्या होगा? कबड्डी होगा। झांसी में गोंडा और लखीमपुर खीरी में बैडमिंटन के स्थान पर हॉकी, बहराइच में आपका बैडमिंटन के स्थान पर फुटबॉल होगा। इस तरह से आप ये देख सकते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट जो हो आप 1-2 बार देख लीजिएगा। हो गया। आइए अगला टॉपिक हम अपना देखते हैं। 3 हवाई अड्डों के लिए डीजी यात्रा का शुभारंभ। देखते हैं कि 3 हवाई अड्डों के लिए किस यात्रा का शुभारंभ किया गया? डीजी यात्रा का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया द्वारा इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में शुभारंभ किया गया इसका 1 दिसंबर 2022 को। तो किसने शुरू किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है आपके मंत्री हैं, नागरिक उड्डयन मंत्री, इनके द्वारा जो है शुरू किया गया है। कहाँ पे? तो इंदिरा गांधी जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली का है वहाँ पे शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया था? तो 1 दिसंबर 2022 को। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा कि ये आपका डीजी यात्रा शुरू की जा रही है। 3 हवाई अड्डों में आपका नई दिल्ली, वाराणसी और बेंगलुरु हवाई अड्डा शामिल है। तो ये 3 हवाई अड्डे कौन कौन से हैं? डीजी यात्रा वाले कौन से हैं? तो आपका नई दिल्ली हो जाएगा, वाराणसी हो जाएगा, बेंगलुरु हो जाएगा। पहले चरण में डीजी यात्रा 7 हवाई अड्डों पर शुरू की जाएगी, जिसमें 3 पर शुरुआत हो चुकी है। 2023 तक इसे हैदराबाद, कोलकाता, पुणे और विजयवाड़ा हवाई अड्डे पर भी शुरू किया जाएगा। अगला टॉपिक है हमारा मातृ मृत्यु अनुपात। देखते हैं अब इसे हम। 30 नवंबर 2022 को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार देश में जो है मातृ मृत्यु अनुपात मैटरनल मोर्टेलिटी
रेशियो कितना है, में गिरावट दर्ज हुई है। तो मातृ मृत्यु अनुपात में गिरावट दर्ज हुई है। उत्तर प्रदेश एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में शामिल किया गया है। उत्तर प्रदेश को जो है एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप में इसे शामिल किया गया है। तो ये आंकड़े कौन जारी किया है, ये आपका केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। उत्तर प्रदेश मातृ मृत्यु अनुपात तथा मातृ मृत्यु दर के आंकड़े हैं 2018-20 में। मातृ मृत्यु अनुपात आपका कितना है, 167 है, और मातृ मृत्यु दर कितना है, तो 14.3%। तो इसमें गिरावट दर्ज हुई है पूरे इंडिया लेवल पे। अगला टॉपिक है हमारा 41वां रामायण मेला। तो 41 रामायण मेला देखते हैं इसके बारे में। 27 दिसंबर 2022 को योगी जी ने अयोध्या में, कहाँ पे, तो रामायण से जुड़ा है तो आप अयोध्या ऐसे भी लगा सकते हैं। अयोध्या में जो है 41वें रामायण मेले का शुभारंभ किया गया। किसके द्वारा, योगी जी द्वारा। इस मेले का समापन आपका 30 नवंबर 2022 को हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार और रामायण मेला समिति के सहयोग से प्रतिवर्ष इस मेले का आयोजन किया जाता है। तो ये जो है परियल मनाया जाने वाला मेला है। कौन सा मेला, तो रामायण मेला। अयोध्या में रामायण मेला की शुरुआत कब हुई थी, तो 1982 में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्र ने की थी। तो कब से शुरू है, 1982 से शुरू है। किसने किया था, तो ये आपके सीएम श्रीपति मिश्र जी ने किया था, जो उस टाइम पे मुख्यमंत्री थे वहाँ के। प्रयागराज अगला टॉपिक है हमारा। प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद में पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि प्रयागराज, आगरा और गाजियाबाद में जो है पुलिस कमिश्नर आयुक्त प्रणाली आपका बनाया गया। 25 दिसंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा राज्य के 3 नए जिलों में जो है पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है। तो आपके 3 जिले कौन से, प्रयागराज, आगरा, गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश के 3 नए जिले प्रयागराज, गाजियाबाद, आगरा है। तत्पश्चात रमित शर्मा को प्रयागराज और प्रीतिंदर सिंह को जो है आगरा, अजय कुमार मिश्रा को जो है गाजियाबाद का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि प्रयागराज से कौन है, रमित शर्मा है, और प्रीतिंदर सिंह कहाँ से हैं, तो आगरा के, और अजय कुमार जो हैं आपके गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर आयुक्त या नियुक्त किए गए हैं। इसके अतिरिक्त आगरा, गाजियाबाद, प्रयागराज की नगरीय जनसंख्या 10 लाख से अधिक होने की दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने इन तीनों जनपदों को महानगर क्षेत्र मेट्रोपॉलिटन एरिया घोषित किया है। तो जो है आपके आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जो है इनकी जनसंख्या, नगरीय जनसंख्या कितनी हो चुकी है, तो 10 लाख से अधिक हो चुकी है। इसलिए इन्हें जो है महानगर भी शामिल कर दिया गया, मतलब घोषित कर दिया गया महानगर। उत्तर प्रदेश में पुलिस कमिश्नर प्रणाली देखते हैं इसके बारे में। तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के 7 जिलों में, इम्पॉर्टेंट है कि 7 जिलों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू है। कौन कौन से हैं ये जिला, तो लखनऊ को जो है 2020 में, गौतम बुद्ध नगर नोएडा को जो है आपका 2020 में, कानपुर को जो है 2021 में, वाराणसी को 2021 में, गाजियाबाद को 2022 में, आगरा को 2022 में और प्रयागराज को 2022 में। ये 7 ही जिलों में आपका क्या किया गया, पुलिस कमिश्नर आयुक्त नियुक्त किए गए हैं। तो अभी लेटेस्ट किसको किसको किया गया है, गाजियाबाद, आगरा और प्रयागराज को। ये तीनों ही इम्पॉर्टेंट है। अगला टॉपिक है हमारा मुख्यमंत्री बुनकर सौर ऊर्जा योजना। 25 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा इस योजना को संचालित किए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की गई है। यह योजना लागू होने की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए कार्यान्वित की जाएगी। योजना के क्रियान्वयन हेतु यूपी नेडा को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है। तो किसे कार्यदायी संस्था नामित किया गया, कौन क्रियान्वयन इसका करेगा, तो यूपी नेडा करेगा। इसके अंतर्गत जो है सरकार सामान्य पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट की कुल लागत का 50% शासकीय अनुदान प्राप्त करेगी। तो जो सरकार आपका 50% पावर लूम बुनकरों को जो है सोलर प्लांट लगाने के लिए 50% सरकार हिस्सा देगी, 50% वो व्यक्ति जो लगा रहा है वो अपना लगाएगा। तो सोलर प्लांट लगाने के लिए सरकार सहयोग दे रही है 50% का।
अनुसूचित जाति और जनजाति पावर लूम बुनकरों को सोलर प्लांट लगाने के लिए जो सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा वो कितनी होगी? 75% होगी। तो इम्पॉर्टेंट है कि SC और ST के लिए 75% अनुदान दिया जाएगा, जबकि सामान्य वर्ग के लिए 50% अनुदान दिया जाएगा। योजना के अंतर्गत कम से कम 10% महिला बुनकरों को सम्मानित किया जाएगा। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है कि महिला बुनकर इसमें कितने प्रतिशत शामिल होंगे? तो 10%। अगला टॉपिक है हमारा यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन। 22 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन के पहले संस्करण का शुभारंभ किया। तो कौन सा संस्करण आपका? पहला संस्करण है। इसका आयोजन जो है 25 नवंबर 2022 को 22 तक जो है गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में किया गया। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि यूनेस्को इंडिया अफ्रीका हैकाथॉन कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आपके गौतम बुद्ध नगर विश्वविद्यालय ग्रेटर नोएडा में शुरू किया गया है। कब शुरू किया गया? 25 नवंबर को। यह एक वार्षिक 36 घंटे का कार्यक्रम है जो छात्रों, शिक्षकों, अध्यापकों और भारत के अनुसंधान समुदाय तथा अफ्रीकी साझेदारी को एक मंच पर लाता है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अगला देखते हैं हम काशी तमिल समागम। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। तो याद रखिएगा काशी तमिल समागम के बारे में देखते हैं या संगम। तो 17 नवंबर 2022 को 22 से लेकर 16 दिसंबर 2022 तक काशी तमिल संगम का आयोजन जो है वाराणसी में किया गया। तो कहाँ पे किया गया? काशी तमिल संगम का आयोजन आपका वाराणसी में किया गया। 19 नवंबर 2022 को इस कार्यक्रम का उद्घाटन किसने किया था? मोदी जी ने किया था। तो किसने किया था आयोजन? मोदी जी ने उद्घाटन किया था इस कार्यक्रम का। कार्यक्रम के दौरान मोदी ने पुस्तक तिरुकुरल को जो है तिरुकुरल का 13 भाषाओं में इसके अनुवाद के साथ विमोचन किया है। तो इस उद्घाटन के साथ ही मोदी जी ने क्या किया था? तिरुकुरल नामक पुस्तक की भी 13 भाषाओं में अनुवाद के लिए भी इसका विमोचन किया। इसका आयोजन जो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा किया गया। तो इसका आयोजन मोस्टली किसने किया? तो शिक्षा मंत्रालय द्वारा जो है किया गया। अन्य मंत्रालय भी इसमें शामिल थे, जैसे आपका संस्कृति, कपड़ा, रेलवे, पर्यटन, खाद्य प्रसंस्करण, सूचना और प्रसारण तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से किया गया था। तो IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए कार्यान्वयन एजेंसी हैं, नामित हुए थे। तो ये इम्पॉर्टेंट है आपका कि IIT मद्रास और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय इस कार्यक्रम के लिए जो है नामित एजेंसी थे। 10 दिसंबर 2022 को रेल मंत्री कौन है आपके? अश्वनी वैष्णव द्वारा काशी तमिल समागम के आयोजन के यादगार बनाने के लिए काशी तमिल समागम एक्सप्रेसवे नामक एक नई ट्रेन की सेवा की भी घोषणा की गई थी। तो अश्विनी कुमार वैष्णव द्वारा एक ट्रेन सेवा भी चलाई गई थी जो काशी तमिल डायरेक्ट चलेगा आपका काशी से लेके तमिलनाडु तक। अगला है हमारा अगला टॉपिक है PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022। तो ये आपके PM गति शक्ति के बारे में देखते हैं हम। 11-12 नवंबर 2022 के मध्य PM गति शक्ति मल्टी मॉडल जलमार्ग शिखर सम्मेलन 2022 वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है। तो गति शक्ति मॉडल कहाँ पे आयोजित किया गया था? तो ये आपका बनारस में आयोजित किया गया था। इस सम्मेलन का आयोजन भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा किया गया है। तो सम्मेलन के दौरान योगी जी ने इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट लॉन्च की है। तो योगी जी ने एक वेबसाइट भी लॉन्च की है जिसका क्या नाम है? इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के फैसिलिटेशन सेंटर की वेबसाइट लॉन्च की। तो यहाँ पे हम देखते हैं QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। 8 नवंबर 2022 को इस रैंकिंग के 15वें संस्करण को जारी किया गया है। तो कौन जारी करता है? आपका QS एशिया यूनिवर्सिटी रैंक के बारे में हम आज देखेंगे आपसे। उत्तर प्रदेश स्थित IIT कानपुर ने इस रैंकिंग में शीर्ष 100 में स्थान प्राप्त किया है। मतलब 100 में जो है आपका एक कानपुर भी शामिल है, जिसे ये रैंकिंग प्रदान की गई है। तो भारतीय रैंक 6 है, एशियाई रैंक कितनी है? 66 है। संस्थान और विश्वविद्यालय कौन सा है आपका? तो IIT कानपुर को जो है
एशियाई रैंक में भारत की रैंक कितनी होगी? 6 होगी, और एशिया में देखे जाएंगे तो 66 रैंक आएगी आपकी कानपुर की। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022। तो नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के प्रख्यापन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। यह नीति जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी एवं 5 वर्ष की अवधि अथवा राज्य सरकार द्वारा नीति अधिसूचित करने की अवधि से जो भी पहले पूर्व हो वही लागू होगी। तो ये इम्पॉर्टेंट है कि उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति भी आ गई है। इस नीति के क्रियान्वयन हेतु उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यूपी नेडा को नोडल एजेंसी नामित किया गया है। तो ये याद रखिएगा कि सौर ऊर्जा नीति का क्रियान्वयन कौन करेगा? तो आपका ये यूपी नेडा करेगा, नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी करेगा। इस नीति के अंतर्गत सौर ऊर्जा संयंत्र और सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु सरकारी उपक्रमों को ₹1 प्रति एकड़ प्रति वर्ष की दर से ग्राम पंचायत व राजस्व की भूमि प्रदान की जाएगी। इस नीति के तहत उत्तर प्रदेश में आगामी आने वाले 5 वर्षों जो है 2026 एवं 27 तक में सौर परियोजनाओं में कम से कम 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है कि 2022-23 से लेके अगर हम 2026 तक जा रहे हैं, टोटल 5 वर्षों में कितने मेगावाट जो है विद्युत उत्पादन होगा? तो 22,000 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। इसमें जो है सौर पार्क की स्थापना से 14,000 मेगावाट और सोलर रूफटॉप या आवासीय क्षेत्र से जो है 4500 मेगावाट और सोलर रूफटॉप गैर आवासीय क्षेत्र से जो है 1500 मेगावाट, पीएम कुसुम योजना घटक C1 और C2 से जो है 2000 मेगावाट की विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश मंत्रिमंडल ने निजी आवासों पर नेट मीटरिंग व्यवस्था के साथ ग्रिड संयोजित सिस्टम की स्थापना पर केंद्रीय वित्तीय सहायता के अतिरिक्त राज्य सरकार की तरफ से ₹15,000 प्रति किलोवाट, अधिकतम जो है आपका ₹30,000 प्रति उपभोक्ता के राज्य अनुदान की अनुमान्यता को भी स्वीकृत दे दी गई है। इस नीति के तहत जो है अयोध्या शहर को मॉडल सौर सिटी, इम्पॉर्टेंट है आपके लिए अयोध्या शहर के लिए, कि सौर ऊर्जा नीति के तहत जो है अयोध्या शहर को सौर सिटी के रूप में विकसित करने के अलावा प्रदेश के 16 नगर निगमों तथा नोएडा को भी सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो अयोध्या के साथ साथ आपका नोएडा प्लस 16 और नगर हैं जिनको जो है सोलर सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। सौर ऊर्जा संयंत्रों के रखरखाव हेतु 30,000 युवकों को सौर ऊर्जा संयंत्रों के अनुरक्षण का प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें सूर्य मित्र नाम दिया जाएगा, जिनको ये प्रशिक्षण दिया जाएगा। 30,000 युवकों को जो है प्रशिक्षण दिया जाएगा इसके अंतर्गत सौर नीति के तहत। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के बारे में देखते हैं। 23 दिसंबर 2022 को यह नीति लागू हुई। यह नीति उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 का स्थान लेगी। तो उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2018 बनी थी, उसके बाद अब कब बन रही है? तो 2022 में। इस नीति की प्रभावी अवधि नीति लागू होने की तिथि से 5 वर्षों तक होगी। 1 फरवरी 2018 के बाद पंजीकृत, निर्माणाधीन, अर्धनिर्मित, निर्मित व असंचालित इकाइयाँ जिन्होंने पर्यटन नीति 2018 के अंतर्गत पंजीकरण कराया है इस नीति का अनुमन्य लाभ के पात्र होंगे। इस नीति के तहत नए पर्यटन गंतव्यों राष्ट्रीय रामायण सर्किट इस नीति के तहत आपका नए पर्यटन गंतव्य होंगे जिसमें आपका रामायण सर्किट, कृष्ण ब्रज सर्किट, बुद्धिस्ट सर्किट, वाइल्ड लाइफ एंड इको टूरिज्म सर्किट, बुंदेलखंड सर्किट, महाभारत शक्तिपीठ, आध्यात्मिक सर्किट, सूफी कबीर, जैन सर्किट, क्राफ्ट सर्किट और स्वतंत्रता संग्राम सर्किट का विकास किया जाएगा। तो ये आपका पर्यटन नीति के तहत ये सारे सर्किट के विकास किए जाएंगे। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 के बारे में देखते हैं। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति 2022 को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत जो है राज्य में घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय निवेश आकर्षित किए जाएंगे।
तो ये आपका इस नीति में जो है आपका किसको आकर्षित किया जाएगा, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेश जो होगा FDI को आकर्षित किया जाएगा। यह नीति अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि हेतु नई नीति की उद्घोषणा होने तक जारी रहेगी। तो इसका भी कार्यकाल कितना है, तो 5 वर्ष का है। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति। तो इसके बारे में देखते हैं। 3 नवंबर 2022 को उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल द्वारा उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश और रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को अनुमोदित किया गया। यह नीति जो है, इस नीति के प्रभावी होने की अवधि अधिसूचित होने की तिथि से 5 वर्ष तक होगी। राज्य में एक्सप्रेसवेज एवं फ्रेट कॉरिडोर्स के किनारे लैंड बैंक तथा एकीकृत मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। यह नीति वित्तीय प्रोत्साहन, उपादान, रियायतों के संबंध में स्टाम्प शुल्क में छूट की व्यवस्था की गई है। इसमें भूमि के क्रय पर राज्य बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 100%, मध्यांचल एवं पश्चिमांचल में गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद जिले को छोड़कर क्षेत्र में 75% स्टाम्प शुल्क में छूट दी जाएगी। गौतम बुद्ध नगर एवं गाजियाबाद जिले में स्टाम्प शुल्क कितना होगा, 50% छूट दी जाएगी आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में। अगला टॉपिक है हमारा 7वां भारत जल सप्ताह। तो देखते हैं 7वां भारत जल सप्ताह के बारे में। 1 नवंबर 2022 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, आपकी राष्ट्रपति कौन है तो याद रखिएगा, द्रौपदी मुर्मू जी राष्ट्रपति हैं, गौतम बुद्ध नगर के इंडिया एक्सपो मार्ट और ग्रेटर नोएडा में 7वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किया गया। इसका समापन जो है 5 नवंबर 2022 को हुआ। 7वें भारत जल सप्ताह विषय का जो थीम था क्या था, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। तो इम्पॉर्टेंट है आपका थीम, टिकाऊ विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। इस कार्यक्रम के डेनमार्क, सिंगापुर, फिनलैंड भागीदार देश थे। तो इस कार्यक्रम में जो है डेनमार्क, सिंगापुर और फिनलैंड ने भी भाग लिया था। अगला टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पादन संवर्धन नीति 2022 के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश डेयरी विकास एवं दुग्ध उत्पाद संवर्धन नीति 2022 को मंजूरी प्रदान की। यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से 5 वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। तो अभी तक हम लोग जितना पढ़ते आए हैं उसमें सभी में जो भी नीति प्रभावी है कितने वर्षों के लिए, 5 वर्षों के लिए ही प्रभावी हैं। तो यहाँ पे अगर आ जाए, नहीं याद आ रहा है तो आप तुक्का मार सकते हैं। निवेशकों की सुविधा के लिए प्रक्रियाओं के सरलीकरण द्वारा राज्य में दूध आधारित उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करना है। नीति में अगले 5 वर्षों में कितना 5,000 करोड़ रुपए की पूंजी निवेश का लक्ष्य रखा गया कि 5 वर्षों में हम कितना लगाएंगे पूंजी, 5,000 करोड़ रुपए का निवेश करेंगे। पशु आहार निर्माणशाला पर पहली बार सरकार 7.5 करोड़ रुपए तक की छूट प्रदान करेगी। योटा डाटा सेंटर के बारे में देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा क्या है, योटा डाटा सेंटर। 31 अक्टूबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी जी ने गौतम बुद्ध नगर, कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर के नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा में स्थापित डाटा सेंटर का लोकार्पण किया है। तो कहाँ पे किया है इन्होंने डाटा सेंटर का लोकार्पण, ग्रेटर नोएडा में। कौन सा पार्क है आपका, नॉलेज पार्क है। इस सेंटर का नाम योटा डाटा सेंटर रखा गया है। देश का सबसे बड़ा एवं उत्तर प्रदेश का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। यह डाटा सेंटर हीरानंदानी ग्रुप द्वारा बनाया गया है। तो इम्पॉर्टेंट है आपका कि यह डाटा सेंटर किसके द्वारा बनाया गया, हीरानंदानी ग्रुप के द्वारा बनाया गया। तो अगला टॉपिक हमारा है एशिया की पहली पैथोजन रिडक्शन मशीन। इसको हम फ्रेंड्स पढ़ेंगे अगली वीडियो में। इसकी टोटल यूपी की आपकी 2 वीडियो बनेगी, 2 वीडियो में आपका यूपी कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर करें।